हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एग्जाम हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जेपीएससी काफ़ी करीब है हमारे। तो हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें से आप लोगों को जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करवाऊंगी, क्योंकि जनजातीय शासन व्यवस्था से टोटल 8 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जिनमें से हमारे टोटल 16 मार्क्स कवर होते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल ही पेचीदा नहीं लगने वाला है। काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही ओनली बताऊंगी और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं वर्ड मुंडा, मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति और इसका विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। ये मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो 14.56% भूभाग पर इसका विस्तार माना जाता है। और ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से बिलोंग करती है। मुंडा स्वयं को होड़को कहती है और अपनी लैंग्वेज को यानी अपनी भाषा को ये होड़ो जगर कहती है। और ऐसा माना जाता है कि ये मुंडा जनजाति तिब्बत की तरफ से यहाँ पे प्रवेश किए, झारखंड में आए और यहाँ आने के बाद इसने झाड़ जंगलों को साफ किया और इसके द्वारा निर्मित जो भूमि है उसे खुटकट्टी भूमि कहा गया। और इसके मालिक को यानी खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाले को खुटकट्टीदार कहा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये याद रखना है। और इसमें जो आप अभी बार बार वर्ड यूज आ रहा है खूंट, तो खूंट का शाब्दिक अर्थ होता है परिवार। खूंट का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? परिवार होता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। खूंट का अर्थ क्या होता है? तो परिवार होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कितनी स्तरीय दोस्तों? तो त्रिस्तरीय। आइए देखते हैं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा यहाँ पे ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा पट्टी। उसके बाद यहाँ पे आएगा पढ़ा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम, तो ग्राम का प्रमुख यानी ग्राम का प्रधान कौन होता था? तो यहाँ पे ग्राम का प्रधान होगा मुंडा। तो मुंडा का काम क्या होता था कि लगान वसूलने का काम होता था, विधि व्यवस्था को बनाए रखने का और गांव में विवादों का निपटारा करने का काम मुंडा का होता था। और ये जो पद होता था वंशानुगत हुआ करता था। ये पद याद आप लोगों को याद रखना है कि वंशानुगत होता था ये पद। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पट्टी। तो पट्टी का प्रमुख होता है मानकी। पट्टी हम लोग किसको बोलेंगे? कम से कम 12 गांव के समूह को हम लोग पट्टी बोलेंगे। तो कम से कम कितने गांव होने चाहिए यहाँ पे? तो टोटल 12 गांव कम से कम। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पढ़ा। तो कई पंचायतों को मिला करके जो पंचायत बनती थी उसे पढ़ा कहा गया है, पढ़ा पंचायत कहा गया है यहाँ पे। तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सबसे ऊपर पर होता है, वो होता है पढ़ा राजा। पढ़ा राजा। और पढ़ा जो आप लोग देख रहे हैं इसका काम क्या होता था? ये भी कई पंचायतों के गांव के विवादों का निपटारा करने का काम होता था और जो भी शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये व्यवस्थाएं वहां पे शामिल थी। तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है, ये जो पढ़ा राजा आप लोग देख रहे हैं वर्ड पढ़ा राजा, इसे मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए, तो इसे याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी आप लोग यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा कि पढ़ा राजा से ऊपर जाएगा और एक पढ़ा सरदार आएगा। पढ़ा सरदार आएगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं पढ़ा राजा, इसे पाट मुंडा भी बोला जाता है। पाट मुंडा। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं हाथू मुंडा के बारे में। तो अभी मुंडा के बारे में हम लोग जान ही लिया है। और ये जो हाथू वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को हम लोग यहाँ पे हाथू मुंडा बोलेंगे। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या हो जाएगा? हाथू मुंडा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को इसे याद रखना है। और दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा या तो फिर पढ़ा भी इसको बोलते हैं, पढ़ा या तो फिर पढ़ा,
इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे पढ़ा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा राजा कहते हैं। तो पढ़ा राजा की सहायता करने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य अधिकारी भी होते हैं, जिसमें से आप लोग यहाँ पे इसको बस नाम याद रखिएगा, कुंवर, लाल और कार्तो। उसके बाद इसके अलावे भी पढ़ा राजा की सहायता के लिए अन्य भी हुआ करते थे, विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे। तो विभिन्न अधिकारियों के बारे में हमें यहाँ पे जानना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो विभिन्न अधिकारी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, जो कि पढ़ा राजा की सहायता के लिए होते थे। तो यहाँ पे सबसे पहला आप लोगों को, पहला पॉइंट में यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को ठाकुर। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे दीवान। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है पांडे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है बरकंदाज। तो ये जो पद है इसके बारे में भी हमें जानना होगा। तो ठाकुर कौन होता था? तो पढ़ा राजा का सहायक के रूप में होता था ठाकुर। पढ़ा राजा का सहायक हो गया ठाकुर। आप लोगों को ये याद रखना है, पढ़ा राजा का सहायक किसे बोलेंगे? ठाकुर को बोलेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा राजा का मंत्री इसे बोला जाएगा। दीवान को क्या बोला जाएगा? पढ़ा राजा का मंत्री बोला जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पांडे। पांडे का काम होता था दस्तावेजों का रखरखाव करने का। क्योंकि शासन व्यवस्था चलाना है तो कुछ ना कुछ लेख होंगे, पट्टे होंगे, तो उसे संभाल करके रखने का काम किसका रहेगा? पांडे का रहेगा। तो दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला, दस्तावेजों का रखरखाव करने वाले को क्या बोलेंगे? यहाँ पे पांडे बोलेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे बरकंदाज, जो कि गांव का सिपाही, इसे बोला जाता है बरकंदाज को गांव का सिपाही। गांव का सिपाही के रूप में किसे जाना जा रहा है? बरकंदाज को। उसके बाद और कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं। बरकंदाज के बाद और यहाँ पे दो आएंगे विभिन्न अधिकारी में। एक आ जाएगा आपका दारोगा और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे लाल। तो इसमें जो आप लोग देख रहे हैं दारोगा, दारोगा किसको बोलेंगे? ये सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करने वाला। तो सभा की कार्यवाही का नियंत्रक हो जाएगा दारोगा। नियंत्रक, ठीक है। सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? दारोगा बोलेंगे। और लाल होता था सभा का वकील। सभा का वकील के रूप में हम लोग किसे जानेंगे? लाल को जानेंगे। तो ये रहा पढ़ा राजा से रिलेटेड, जो उनकी सहायता के लिए शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुआ करते थे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि महिला को उच्च स्थान नहीं दिया जाता था। मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान नहीं दिया गया है। उसके बाद हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में 3 प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था में 3 प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 प्रमुख स्थल क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एक हो जाएगा यहाँ पे आपका अखड़ा। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है सरना। उसके बाद तीसरा आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है शासन। तो हम लोग अखड़ा किसे बोलेंगे? जहां पे मुंडा शासन व्यवस्था में सांस्कृतिक केंद्र को हम लोग अखड़ा बोलेंगे। जहां पे नाच गान वगैरह किया जाता है तो सांस्कृतिक केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? अखड़ा बोलेंगे, सांस्कृतिक केंद्र। उसके बाद सरना हम लोग बोलेंगे पूजनीय स्थल को, यानी जहां पे पूजा पाठ वगैरह किया जाएगा, जिस स्थल पर पूजा पाठ वगैरह किया जाएगा उसे बोला जाएगा सरना, और इसे ही बोल देंगे हम लोग यहाँ पे क्या? पूजनीय स्थल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे शासन। तो जहां पे पूर्वजों की हड्डियों को दफन कर दिया जाता है उसे शासन बोला जाता है। तो एक तरह से हम लोग इसे शमशान बोल सकते हैं, जाहिर खान बोल सकते हैं, या तो फिर कब्रिस्तान बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो शासन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वजों की हड्डियों को जहां दफनाया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आगे हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, आगे हम लोग को पढ़ना है पाहन के बारे में। तो ये जो वर्ड देख रहे हैं आप लोग पाहन, तो पाहन हम लोग किसे बोलेंगे? पाहन होता था गांव में
पूजा पाठ करने वाला, जैसे कि पंडित पुजारी ये सब होते हैं, तो वैसे ही गांव में पूजा पाठ करने के लिए जो होते हैं उसे पाहन कहा जाता है। और तो यहाँ पे बस इसमें याद रखना है, पाहन किसको बोलेंगे? पूजा पाठ करने वाले को। और यहाँ पे आप लोग एक मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, डाली कटारी। तो पाहन को पूजा पाठ करने के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी, जो भूमि उसे दे की जाती थी, उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। तो डाली कटारी भूमि क्या हो गया यहाँ पे? जो पाहन को पूजा पाठ के करने के एवज में उसे दिया जाता था। तो पाहन को दी जाने वाली भूमि, पाहन को दी जाने वाली भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? डाली कटारी बोलेंगे। और एक यहाँ पे और एक भूमि इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों को याद रखना है, भूतकेता के बारे में। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप लोग भूतकेता, भूतकेता भी पाहन को दी जाने वाली भूमि है। पाहन को दी जाने वाली भूमि सेम है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है कि जो पूजा पाठ करने के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे डाली कटारी भूमि कहा गया। लेकिन यहाँ पे भूतकेता अलग हो जाएगा कि भूत प्रेत के प्रकोप से गांव को बचाने के लिए जो पूजा पाठ किया जाता था उसके एवज में, उसके बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे कहा जाता है यहाँ पे भूतखेता। तो आप लोगों को बस यहाँ पे ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक वर्ड आता है यहाँ पे महतो, उसे याद रखना है। तो महतो पाहन के सहायक के रूप में जाना जाता है, पाहन का सहायक हो गया। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने, पुजार या पनभरा। जो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, पुजार या पनभरा के बारे में। तो आप लोगों को इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुजार या पनभरा किसे बोलेंगे? पाहन जो पूजा पाठ करता है उसकी सहायता के लिए भी पुजार या पनभरा होगा, उसकी हेल्प करने के लिए। तो पुजार और पनभरा क्या हो जाएगा? पाहन का सहायक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और एक देख सकते हैं, एक वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पनखवा किसको बोलेंगे? तो जैसी शासन व्यवस्था होती, कुछ भी यहाँ पे होता है, शासन व्यवस्था जब चलाई जाती है, जब सभा में सब जुड़ते हैं, तो उस समय पनखवा होता है जो सभा को बीड़ी या पान देने का काम करता है। तो सभा को बीड़ी या पान देने का काम कौन करेगा? पनखवा करेगा। तो बीड़ी या पान देने वाला, बीड़ी या पान देने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पनखवा बोलेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक वर्ड यहाँ पे और एक देख सकते हैं यहाँ पे, प्रजा होरन को। तो ये कुछ भी नहीं है, प्रजा होरन को हम लोग यहाँ पे हाथू होरन को भी बोलेंगे। तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, हाथू होरन को। तो प्रजा होरन को और हाथू होरन को हम लोग किसे बोलेंगे? गैर खुटकटीदार को हम लोग यहाँ पे प्रजा होरन को या हाथू होरन को बोलेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, खुटकटीदार पढ़ा, खुटकटी भूमि पढ़ा। तो खुटकटीदार हो गया यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा में हो गया, ठीक है। लेकिन गैर खुटकटीदार बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हाथू होरन को या प्रजा होरन को। तो क्या हो जाएगा? गैर खुटकटीदार। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से सब कुछ बता दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।